हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर, तो आइए एक नज़र उस पे भी डालें। बंगाल के गवर्नर सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव आता है, जो 1757 से 1760 तक होता है। इसके टाइम पीरियड पे सबसे पहले प्लासी का युद्ध 1757 और बॉडीवॉश का युद्ध होता है। जो हमारा प्लासी का युद्ध है वो आपका सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है और सिराजुद्दौला की हार। इसी युद्ध के परिणाम से वह खुद को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉर्ड बोनस्टार्ट के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1760 से 1765 तक था। इसके टाइम पीरियड पे होता ये है कि ये आते ही तुरंत युद्ध करने लगता है। इसके टाइम पीरियड में सबसे फेमस युद्ध बक्सर का युद्ध होता है, जो आपका 1764 ईस्वी में होता है। यह युद्ध हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय और उसके साथ ही अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल से नवाब मीर कासिम के द्वारा लड़ा जाता है, जिसमें हेक्टर मुनरो की विजय होती है और ये तीनों राजा हार जाते हैं। कई बारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया, तो आपका बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय के साथ लड़ा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव, जिसका टाइम पीरियड 1765 से 1767 तक है। रॉबर्ट क्लाइव इसने सबसे पहले 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। अब आप सोच रहे होंगे ये द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन जिस तरह से हमारे भारत में केंद्र और राज्य, लोकसभा और राज्यसभा का शासन होता है, उसी तरह से ब्रिटिश काल में द्वैध शासन होता था। इसके बाद हमने पढ़ा था मुगल इलाहाबाद की संधि, जो कि आपका मुगल सम्राट शाह आलम के साथ और अंग्रेज़ों के साथ होती है। यह संधि 1765 में होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यह दीवानी उन्हें क्यों मिलती है, क्योंकि जो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे प्लासी का युद्ध लड़ा था, उसी के परिणाम स्वरूप यह दीवानी अंग्रेज़ों को मिल जाती है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड पे ही हमने एक विद्रोह देखा था, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह श्वेत विद्रोह 1766 ईस्वी में होता है और यह किसी भारतीय के साथ नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के आपसी सैनिकों के बीच होता है। यह युद्ध मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज़ों के बीच होता है। इस विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो इस विद्रोह का मेन कारण यह था कि इन लोगों ने अपने कर्मचारियों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाने लगा जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कार्टियर, जिसका टाइम पीरियड 1767 से 1772 तक था। इसके टाइम पीरियड पे उतना कुछ खास नहीं होता, बस एक चीज़ होती है कि आधुनिक भारत का पहला अकाल इसी के टाइम पीरियड पे पड़ता है, जो कि 1770 ईस्वी में पड़ता है। तो कई बारी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का पहला अकाल
कब पड़ा और किसके टाइम पीरियड पे पड़ा था? तो यह कार्टियर के टाइम पीरियड पे 1770 ईस्वी में पड़ा था। भले ही द्वैत शासन का भारत में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, परंतु विश्व में द्वैत शासन का जनक लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। तो चलिए, इसका अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद बंगाल के गवर्नर नहीं, बल्कि उनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो होता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका टाइम पीरियड 1772 से लेकर 1785 तक होता है। तो एग्ज़ाम में कई बार यह भी पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह पहले गवर्नर होता है, लेकिन 1773 में एक एक्ट आता है। यह एक्ट हम सभी ने सुना है, रेगुलेटिंग एक्ट। यह एक फेमस एक्ट है जिसके तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल की में बदल दिया जाता है। इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जो कि आपका सर्वप्रथम कलकत्ता में बनता है। यहाँ से कई बारी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया? तो यह आपका कलकत्ता में 1774 को स्थापित किया गया। और किस एक्ट के तहत यह स्थापित किया गया? तो यह आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लाया गया था, जिसकी पहली जज एलिजा एम्पे बनी और इसके साथ 3 अन्य जज थे, चैम्बर्स, हाइट, लिमिस्टर। तो कई बारी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, तो वह आपका एलिजा एम्पे थी, जो कि 1774 में बनी थी। इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे न्याय की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1773 में एक एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, परंतु यह पारित 1784 में किया जाता है। इसी के टाइम पीरियड पे 1782 में बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाती है। तो यहाँ से कई बारी एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का पहला विद्यालय या संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया? तो यह आपका 1782 में बनारस में स्थापित किया गया। इसी ने वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2 अदालतें भी शुरू की। जब इसने 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, तो उसी के साथ ही इसने 2 अदालतें भी शुरू की, जिसका नाम दीवानी और फौजदारी के नाम से जाना जाता है। जो आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, उसी के तहत 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना की गई, जो कि सर विलियम जोन्स ने की थी। परंतु यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, उसकी स्थापना किसने की? अगर यह पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा सर विलियम जोन्स ने। परंतु अगर ये पूछा जाए कि किसके टाइम पीरियड पे की गई, तो वहाँ पे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। इसके बाद है भारत का पहला समाचार पत्र। ये तो हम सभी को पता है कि हमारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, परंतु इसका प्रकाशन किसने किया? तो वो आपका जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया। यह कई बार पूछा जाता है कि बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो हमारे जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे।
इसके बाद है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि 1775 से 1782 तक चलता है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के टाइम पीरियड पे होता है, जो कि 1780 से लेकर 84 तक चलता है। जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, और आगे चल के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि करता है। इसी के टाइम पीरियड पे गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद होता है। जो हमारी भगवत गीता है, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होता है, जो कि 1785 में होता है, और चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किया जाता है। तो यह कई बार पूछा जाता है कि भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कब हुआ था। तो यह आपका 1785 में हुआ था, और किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। और किसके टाइम पीरियड पे किया था? तो यह आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे किया था। और इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा गवर्नर या गवर्नर जनरल जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। आमतौर पर यह प्रक्रिया केवल वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही चलाई गई थी, और यह 1785 से 96 तक चलाई गई थी। इसके बाद इसको ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया और उसे इस प्रक्रिया से नियुक्त कर दिया। परंतु यह कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वह एकमात्र ऐसा कौन सा गवर्नर या गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। तो यह आपका 1785 से 96 तक वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, क्योंकि इसने न्यायिक हत्या की थी, इसीलिए इसे न्यायिक हत्या का जनक भी माना जाता है। और इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे चूहा और नेवला, एक चूहा, बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया, एटसेट्रा। इसके और भी इन नामों से इसे जाना जाता है। इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि न्यायिक सेवा के जनक, भारत के न्यायिक सेवा के जनक और न्यायिक हत्या का जनक किसे माना जाता है? तो वह आपका वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1793 तक होता है। तो जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। और जो अदालतें वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू की थी, दीवानी और फौजदारी, उन अदालतों को कॉर्नवालिस ख़त्म करता है और उसकी जगह 4 भ्रमणकारी अदालतें शुरू करता है, जिसमें से 3 बंगाल में और 1 बिहार में शुरू करता है। इसी ने पुलिस और जिला अधीक्षक, जिसे हम डिप्टी डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना भी भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। 1789 दासों का व्यापार, यहाँ से कई बारी पेपरों में पूछा जाता है कि दासों का जो व्यापार होता था भारत में, उस पर किसने रोक लगाई? तो वह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में रोक लगाई। इसके बाद 1792 में एक संधि होती है, जिसे हम रंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं, और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच होती है। इसी संधि के साथ हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध भी समाप्त होता है। तो यहाँ पे कई बारी पेपर एग्जाम में पूछा गया है कि श्री रंगपट्टनम की संधि
कब और किसके बीच हुई थी? तो यह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान एक मैसूर के शक्तिशाली शासक के रूप में हम सब जानते हैं। इसी के बाद जाते जाते इसने 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की और यह स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में करता है, जिसके तहत 90% यानी जो भी किसान होते थे उनको जो भी फसल उगाते उसमें से उस फसल का 10/11 भाग या आप 90% बोल सकते हो वह ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था और 10% यानी 1/11 भाग वह जमींदार को होता था। यह स्थायी बंदोबस्त का विचार किसने दिया था? तो यह आपका सर जॉन शोर का विचार था। भले ही लागू यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे हुआ, पर इसका विचार सर जॉन शोर ने दिया था। अगला गवर्नर सर जॉन शोर, जिसका टाइम पीरियड 1793 से 1798 तक है। इसने आते ही क्या किया कि एक चार्टर एक्ट लाया, जो कि आपका 1793 में आया। यह चार्टर एक्ट इसने क्यों लाया? अभी हमने देखा था जो आपका कॉर्नवालिस है, यहाँ पे हमने देखा था कि 1792 में एक रंगपट्टनम की संधि होती है और वह लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर शासक टीपू सुल्तान के साथ होती है। तो इसी संधि को आगे बरकरार रखने के लिए ये एक चार्टर एक्ट लाते हैं, जो कि 1793 में सर जॉन शोर द्वारा लाया जाता है और ये इसमें अहस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं। तो ये उन लोगों को यानी मैसूर के शासक को, टीपू सुल्तान को कहते हैं कि वो अपना शासन करें, वो अपना शासन कर सकते हैं, हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी उनका साम्राज्य तो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। इसके बाद सर जॉन शोर के टाइम पीरियड में ही जो आपका संस्कृत विद्यालय था, जिसकी स्थापना 1781 में हमने देखी थी, 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई थी। यह अभी एक विद्यालय था, परंतु सर जॉन शोर के टाइम पीरियड पे यह महाविद्यालय का रूप ले लेता है। और जाते जाते इसके टाइम पीरियड पे एक फेमस युद्ध होता है, जिसका नाम खादरा का युद्ध, यानी इस युद्ध को खादरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध मराठा और हैदराबाद के निजाम इन दोनों के बीच होता है। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका टाइम पीरियड 1798 से 1805 तक है। लॉर्ड वेलेस्ली आते ही एक संधि लाता है, जिसको सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, परंतु इसी संधि की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, जो कि डुप्ले द्वारा की गई थी। इसी संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोंसले 1803 और सिंधिया 1804 में अंग्रेज अपने ये सारे क्षेत्र ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेती है। इसके बाद 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है,
जिसमें यह युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच होता है। और इस युद्ध में 1799 में ही लॉर्ड वेलेस्ली टीपू सुल्तान को मरवा देता है और खुद को इस टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत वह खुद को शेर ए बंगाल की उपाधि देता है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड पे ही 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। यह ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस प्रशिक्षण के लिए खोला जाता है। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में कि भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भले ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को जनक माना जाता है, परंतु शुरुआत 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के उपरांत ही होती है। नेक्स्ट है प्रेस पर प्रतिबंध। तो लॉर्ड वेलेस्ली प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा देता है। इसके बाद बसीन की संधि होती है जो कि मराठा पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच होती है। अगला गवर्नर जनरल है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का टाइम पीरियड 1805 से 1807 तक है। इसके टाइम पीरियड पे एक सैन्य विद्रोह होता है जो कि 1806 ईस्वी में बेल्लोर आज की डेट में तमिलनाडु में है। तो इसीलिए यह कई बारी पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहला सैन्य विद्रोह कब हुआ था। तो यह हमारा 1806 में बेल्लोर में हुआ था और सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड पे हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जिसका टाइम पीरियड 1807 से 1813 ईस्वी तक है। लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में सबसे पहले 1809 में एक अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच होती है। यह संधि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संधि है क्योंकि ये इस संधि के बारे में कई बारी पेपर में पूछा गया है कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो यह आपका महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। या फिर ये पूछा जा सकता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो यह आपका 1809 में हुई थी। या फिर किसके टाइम पीरियड पे हुई थी। तो यह हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम पीरियड में हुई थी। यहाँ से एक प्रश्न और भी बनता है कि जो ये संधि अमृतसर की संधि हुई थी इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो वो हमारे चार्ल्स मैटकॉफ थे जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट फिर से आता है। इस एक्ट के तहत जो कंपनी है, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यह एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट वैसे तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए लाया जाता है, परंतु इसी एक्ट के तहत कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो भी एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका टाइम पीरियड 1813 से 23 तक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसके टाइम पीरियड पे सबसे पहले एक आंग्ल गोरखा युद्ध होता है जो कि 1814 से 1816 तक चलता है। और यह युद्ध अंग्रेज डेविड ऑक्टरलॉनी तथा गोरखा की ओर से अमर सिंह थापा द्वारा लड़ा जाता है। इस युद्ध के उपरांत अमर सिंह थापा खुद को समर्पित करता है और 1816 में डेविड ऑक्टरलॉनी द्वारा गोरखाओं की शक्ति को समाप्त कर लिया जाता है। और इसी के साथ 1816 में एक संधि की जाती है जिसे हम सगोली की संधि के नाम से जाना जाता है।
इस संधि के तहत गोरखाओं द्वारा जीते हुए क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, ये सब अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत और नैनीताल किसके अधीन आते हैं? ये आपका अंग्रेजों के अधीन आते हैं। और इसी के टाइम पीरियड पे 1819 में एक अंग्रेज होते हैं जिनका नाम एलटी रोज, जिनको एलटी रोज के नाम से जाना जाता है। 1819 में वे शिमला की खोज करते हैं। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड पे ही भारत में मराठा और पिंडारियों का अंत होता है। तो यहाँ से कई बारी पेपर में पूछा जाता है कि भारत में मराठा और पिंडारियों का अंत कब हुआ था और किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? तो यह आपका 1824 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। इसी के टाइम पीरियड में एक सिस्टम लाया जाता है जिसको हम रैयतवाड़ी के नाम से जानते हैं। यह सिस्टम 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा लाया जाता है। इस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।